आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत पर जिनका हाल ही में 30 दिसंबर को निधन हुआ। बेगम खालिदा जिया, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। और उनकी कहानी मतलब किसी फिल्म से कम नहीं है। सही कहा, एक होममेकर से 3 बार प्रधानमंत्री बनना, फिर सालों जेल में रहना, और फिर अपनी सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी थी शेख हसीना, उनके पतन के बाद एकदम नाटकीय ढंग से रिहा होना। बिल्कुल। तो हमारे पास उनके जीवन पर एक रिपोर्ट है और हमारा मिशन यही समझना है कि उन्हें देश नेत्री या आपोषीन नेत्री क्यों कहा जाता था और कैसे उनकी कहानी एक तरह से बांग्लादेश की राजनीति का ही आईना बन गई। चलिए शुरू करते हैं। तो इस रिपोर्ट को खोलते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि उनका राजनीति में आना ही वो एक मजबूरी थी, है ना? हाँ, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। 1981 में जब उनके पति राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या हुई, तब उनकी पार्टी बीएनपी बिखर रही थी एकदम, और पार्टी को बचाने के लिए उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सच में एक नेता के तौर पर स्थापित किया वो था 80 के दशक में जनरल इरशाद के खिलाफ उनका कड़ा रुख। अच्छा, वो आपोषहीन वाली छवि वो कैसे बनी? मेरा मतलब है उस वक्त तो और भी नेता थे। वो बनी 1986 में, जब शेख हसीना समेत कई बड़े नेताओं ने तानाशाह के अंडर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। तब खालिदा जिया, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और इस एक अकेले फैसले ने जनता की नजर में उन्हें एक सिद्धांतवादी नेता बना दिया जो झुकेगी नहीं। और इसी छवि ने उन्हें 1991 में प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका पहला बड़ा कदम काफी चौंकाने वाला था। हाँ, देश को राष्ट्रपति प्रणाली से संसदीय प्रणाली में बदलना, ये एक बड़ा कदम था। पर उनकी जो असली और शायद सबसे स्थायी विरासत है वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में थी। वो फीमेल सेकेंडरी स्कूल असिस्टेंस प्रोग्राम। जी, 1994 में शुरू हुआ वो प्रोग्राम एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। ग्रामीण लड़कियों को स्कूल जाने के लिए वजीफा दिया जाता था, एक शर्त पर कि वे अविवाहित रहें। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये हुआ कि बाल विवाह कम हुए और यही लड़कियां बाद में बांग्लादेश के गवर्नमेंट उद्योग की रीढ़ बनी। कमाल है, मतलब एक सामाजिक योजना जो आगे चलकर एक आर्थिक क्रांति बन गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, खासकर उनका दूसरा कार्यकाल। हाँ, 2001 से 2006 का जो दौर था वो विवादों से भरा रहा। ये हवा भवन की कहानी क्या थी जो इतनी बदनाम हुई? हवा भवन उनके बेटे तारिक रहमान का ऑफिस था और वो उस दौर में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया था। और सिर्फ यही नहीं, ऑपरेशन क्लीन हार्ट के नाम पर मानवाधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगे और इस्लामी उग्रवाद भी बढ़ा। और यहीं से शेख हसीना से इनकी दुश्मनी और गहरी होती चली गई। एकदम। 21 अगस्त 2004 का वो ग्रेनेड हमला जो शेख हसीना की रैली पर हुआ, वो दोनों के बीच की दुश्मनी में ताबूत की आखिरी कील जैसा था। यहीं से जूझती हुई बेगमों का दौर शुरू हुआ जिसने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को जकड़े रखा। और फिर उनका पतन शुरू हुआ। 2014 के चुनावों का बहिष्कार करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, बहुत बड़ी रणनीतिक भूल। और 2018 में तो उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हो गए। लेकिन उनकी कहानी का अंत भी उतना ही नाटकीय था। अगस्त 2024 में जब छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसके अगले ही दिन खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ जो मामले थे वो राजनीति से प्रेरित थे। तो इस सबको हम आखिर समझे कैसे? खालिदा जिया की विरासत क्या है? देखिए, वो एक बहुत ही जटिल विरासत छोड़ गई हैं। एक तरफ वो लोकतंत्र के लिए लड़ी, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ उनके ही शासन में भ्रष्टाचार और कट्टरपंथ को भी जगह मिली। सही कहा। उनकी मृत्यु के साथ बांग्लादेश में जूझती हुई बेगमों का वो लंबा युग अब खत्म हो गया है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। अब जब बांग्लादेश की राजनीति के 2 सबसे बड़े ध्रुव जिया और हसीना मंच से हट गए हैं, तो क्या देश की राजनीति इस व्यक्तिगत दुश्मनी से आगे बढ़कर कोई नई शक्ल लेगी या पुरानी लड़ाइयां बस नए चेहरों के साथ चलती रहेंगी?